कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं भाई सबका दिवाली और छठ अच्छे से मन गया हो। देखिए, सबसे पहले सॉरी कि लगभग एक हफ्ते या 10 दिन बाद वीडियो आ रहा है। फेस्टिवल था भाई, हम भी थोड़ा बिजी हो गए थे, ठीक है, लेकिन अब वीडियो आपके पास रेगुलर बेसिस पे होंगे। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे से दिवाली छठ मना लिए होंगे और आज छठ का पारण भी हो गया। तो फेस्टिवल का एक जो दौर था जो दशहरा से स्टार्ट होता है और कुल मिलाकर छठ तक पूरा होता है। अब अगला जो फेस्टिवल का दौर स्टार्ट होगा क्रिसमस वगैरह से स्टार्ट होगा। खैर फेस्टिवल तो बना रहेगा। और आज मुझे लगता है कि 20 दिन के आसपास आपके एग्जाम में बचे हुए हैं। 1 दिसंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, तो काफी कम समय बचा और काफी कुछ करना है। देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने जो बात की थी वो बात किया था कि रिवैल्यूएशन का सिंपल सा फॉर्मेट जनरल हमने बात कर रखा था और मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चंस लेके आएंगे। देखिए, इस बार का एमसीक्यू आपका जो एग्जाम है आपका एमसीक्यू बेसिस पे होने वाला है, तो फुल लेंथ क्वेश्चन पे फोकस करने का रिक्वायरमेंट है, लेकिन न करने से भी काम चल सकता है। पूरे प्रॉपर फॉर्मेट में न करके भी काम चल सकता है। सिर्फ वो बातों को या उन बातों को ध्यान में रखना है जहां से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज बन जाती है। तो रिवैल्यूएशन से अगर क्वेश्चंस आएंगे तो एक तो वो आपको केस स्टडी बना के दे देंगे जो कि पूरा इस तरीके से रहेगा। नॉर्मली जब एमसीक्यूज नहीं होते हैं तो रिवैल्यूएशन से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सिर्फ रिवैल्यूएशन से नहीं, पूरे पार्टनरशिप में जो एडमिशन का है वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन पहले आता था, जिसमें आपको रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्री, आपको गुडविल की जर्नल एंट्री, कैपिटल की जर्नल एंट्री और भी अगर रिजर्व वगैरह है उनकी जर्नल एंट्री, ये सब साथ में आपसे कराता था। अभी अगर ये मान के चले कि अगर सिर्फ रिवैल्यूएशन से पूछना है तो कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे के और आपसे वो बोल देगा कि इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट क्या होगा, और एक केस स्टडी को दे के 4 क्वेश्चन वहां से बन सकते हैं। समझना ये है कि क्वेश्चन घूमेगा कैसे। जो कि पिछले क्लास में जब मैंने आपसे बात किया था तो मैंने आपसे कहा था कि कुल मिला के 4 एंट्री जो होती है जिसमें हमें फोकस करने का जरूरत होता है। पहला, या तो जब एसेट्स बढ़ेगा या घटेगा। तो जब एसेट्स बढ़े तो हमें फायदा है, घटे तो नुकसान। लायबिलिटी अगर बढ़ जा रहा है तो एक तरीके का नुकसान है और लायबिलिटी घट जा रहा है तो एक तरीके का फायदा है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, पिछले क्लास को थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं। मैंने कहा था कि जब अगर आपका एसेट्स बढ़ रहा है तो जब भी हमारा एसेट्स बढ़ता है तो एसेट्स अकाउंट हमारा कहां जाता है, डेबिट जाता है। तो ये एसेट्स अकाउंट हमारा डेबिट। और अगर लायबिलिटी घटेगा तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों केस में हमें फायदा हो रहा है, बस समझने के लिए कि भाई चलो ये फायदा वाला एंट्री है। दूसरा केस मैंने क्या बताया था कि जब आपका एसेट्स घटे तो बच्चों इस एसेट्स अगर बढ़ रहा है तो वो डेबिट जा रहा है, और अगर एसेट्स का वैल्यू घट जाएगा ऑब्वियस है ना वो क्रेडिट में जाएगा, तो टू एसेट्स अकाउंट चाहे जो भी होगा। लायबिलिटी घटा तो डेबिट गया, वो लायबिलिटी बढ़ गया तो वो क्रेडिट जाएगा। हमेशा याद रखना, अगर कभी भी लायबिलिटी बढ़ रही है तो वो क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। और मैंने क्या बताया था कि इन दोनों से हो सकता है कि या तो मेरे को रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो या तो मेरे को रिवैल्यूएशन का लॉस हो। मैं ये मान लेता हूं कि यहाँ मुझे 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ मेरे को 10,000 का नुकसान हो रहा है, तो कुल मिला के नेट प्रॉफिट 40,000 का होगा। उल्टा भी हो सकता है कि प्रॉफिट कम हो और नुकसान ज्यादा हो। तो उसी के बेसिस पे मैंने क्या कहा था कि 2 चीज हो सकती है, या तो जब आपके पास रिवैल्यूएशन का नुकसान हो रहा हो वो केस, और दूसरा जब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो रहा है वो केस। अगर नुकसान होता है तो वो पार्टनर्स के बीच बटेगा, तो प्रॉफिट भाई वो भी बटेगा। बस मैं ये बता रहा हूं कि अगर नुकसान होगा और पार्टनर्स के बीच वो बांटा जा रहा है तो कभी भी पार्टनर को अगर हम लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पार्टनर्स का कैपिटल हमेशा डेबिट जाएगा। एकदम बांध लो इसको दिमाग में। तो यहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। दूसरा, अगर फायदा होता तो क्या करते, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स
ये चीज है। इसके अलावा अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स की बात की जाए कि कोई मेरे को एसेट्स नहीं था, पता था कि फॉर्म में मेरे पास एसेट्स पड़ा हो और निकल गया, तो इसके बारे में मैंने कहा था कि अगर एसेट्स नहीं है और दिख गया कि भाई ये एसेट्स तो पड़ा हुआ था, अपना हमने बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो इनडायरेक्टली आपके एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है ना, यहीं भी आएगा। लायबिलिटी बढ़ रहा है, यहीं भी आएगा। यानी अनरिकॉर्डेड एसेट्स की एंट्री जब होगी तो एसेट्स अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की जब एंट्री होगी तो लायबिलिटी अकाउंट जो होगा वो क्रेडिट चला जाएगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट चला जाएगा। ये पिछले क्लास का था। क्वेश्चन कंफ्यूज कहां करता है? देखो इस क्वेश्चन में ना, मतलब जब रिवैल्यूएशन की बात है तो यहां पे क्वेश्चन जो कंफ्यूज करेगा वो इसी जगह से कंफ्यूज करेगा, स्टेटमेंट से, और एक डेटर को लेकर कंफ्यूज करेगा। डेटर वाले पे आएंगे। पहले हम ये मान ले रहे हैं कि इस पे हमें सीखना है। रिवैल्यूएशन में हम क्या देखते हैं कि एसेट्स का वैल्यू या तो बढ़ रहा है या घट रहा है, लायबिलिटी बढ़ रहा है या घट रहा है। अब वो इंफॉर्मेशन कैसे दे सकते हैं? जैसे पहला क्वेश्चन जो मैंने लिखा है, पढ़ते हैं उसको। देखो यहां और यहां इन दोनों में मैंने डेप्रिसिएशन का काम करवाया है, यानी दोनों घट रहा है। ऐसे डेप्रिसिएशन वर्ड बिल्स रिसीवेबल के साथ नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन बस मैंने ही लगा दिया, ठीक है। अब यहां पे काम करते हैं। ये बोल रहा है कि फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड बाय 10,000, पहला वर्ड। बीआर इज डेप्रिशिएटेड टू 12,000। यहां पर जो समझना है वो ये बाय एंड टू। एक चीज मैं और यहां क्लियर कर दे रहा हूं कि जब भी हम ये जर्नल एंट्री पास कर रहे होंगे, क्योंकि पहले क्लास में लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रखा है, फिर भी जब भी ये जर्नल एंट्री पास कर रहे होंगे तो यहां पर उस अमाउंट को लेंगे जितना चेंज हो रहा है। जैसे अगर किसी मशीन का वैल्यू 1 लाख था, वो बढ़ के 1,20 हो गया, 1,20,000 हो गया फ्रॉम 1 लाख, तो वैल्यू चेंज हो रहा है 20,000, तो रिवैल्यूएशन में 20,000 जाएगा। इन द केस अगर उसी एसेट्स का जो कि 1 लाख था हमारा, 1 लाख से घट के वो 70,000 पे हो गया, दैट मीन्स 30,000 जो हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पर 30,000 को लेंगे। तो जो वैल्यू चेंज हो रहा है उसे देखना है, ना कि वैल्यू चेंज होने के बाद जो है। अगर ये 1 लाख से 70,000 हो गया तो रिवैल्यूएशन में 70 का काम नहीं है, रिवैल्यूएशन में उसी वैल्यू का काम है जितना चेंज हो रहा है। 1 लाख से 120 हो गया तो 120 का नहीं, सिर्फ 20 का काम है। यहां पे कुल मिलाकर जो चेंजिंग वैल्यू है, जो कि चेंज्ड वैल्यू, उसको हमें देखना है। अब यहां पर एक चीज समझिए, जब भी ये दिखा रहे हैं ना कि फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड बाय 10,000, तो बाय का मतलब जब अमाउंट के पहले लगा रहे तो इसका मतलब ये उस वॉल्यूम को, उस अमाउंट को दिखा रहा है जितना चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं बात करूं कि फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड बाय 10,000 और मेरा फर्नीचर यहाँ 80,000 है, तो इसका मतलब अब मेरे फर्नीचर का जो वैल्यू हो गया वो 70,000 हो गया। मतलब ये बता ही रहा है कि हम लोगों के फर्नीचर का वैल्यू घटा ही है 10,000, घट के 10,000 नहीं हुआ है, 10,000 घटा है। इस इंफॉर्मेशन को अगर हम चाहें तो कुछ इस तरीके से भी दे सकते थे कि फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड टू 70,000, और जिसका मैंने एग्जांपल कहां लिया है, बिल्स रिसीवेबल में। यानी यहां पर हमने लिखा है कि बीआर इज डेप्रिशिएटेड टू 12,000। मेरा वैल्यू पहले जो भी रहा होगा अब घट के वो 12,000 पे हो गया। तो हमें यहां पे दिखना पड़ेगा कि एक्चुअल में चेंज कितना हो रहा है, कितना घट रहा है। पहले कितना था हमारा 15, अब घट के कितना हो गया 12। इसका मतलब इस जगह पर जो चेंज अमाउंट हो रहा है, वो चेंजिंग जो अमाउंट है वो कितना है 3,000, और यहां पर तो 10,000 था। बाई और 2 यहां तक क्लियर। 2 की जगह पर कई बार आपको एट भी दे सकता है, डेप्रिशिएटेड एट या वैल्यूड एट, रिवैल्यूड एट। ये कंफ्यूजन यहां से रहेगा। परसेंटेज के साथ ये कोई टेंशन नहीं है, वो डायरेक्ट आपको बोलेगा या तो डेप्रिशिएटेड बाय 10% या एप्रिशिएटेड बाय 10%। डेप्रिसिएशन का मतलब तो समझ ही रहे हैं कि उसका वैल्यू घट रहा है, और एप्रिसिएशन का मतलब क्या हो रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है। ये 2 जगह से आपको कंफ्यूज करने का जो था चांसेस रहेगा। जैसे मैंने यहां क्या लिखा है
कि मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड बाय 10%, तो मतलब भैया हमारा जो भी मशीन रहा होगा उसका 10% क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो एप्रिसिएट कर रहा है 10% से, तो ये भी हमारा क्या है, बाई है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। एक चीज जो है यहाँ पे बोला क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 10% ऑफ डेटर, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और 11th में हमने पढ़ रखा है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ रखा वो एक तरीके से उसको ये समझ ले वो लोग कि हमारा जो पैसा डूबने वाला होता है, जैसे मान के चलते कि आपने अपने दोस्त को पैसा दिए, जरूरत के वक्त भाई आपके पास आया और बोला कि भाई पैसे दे दे, आपने भी कहा ठीक है लो, और जब पैसे वापस मांगने गए तो रूप रंग कुछ बदले हुए दिखे उनके, लक्षण ठीक ना लग रहे हैं कि उनसे पैसे मिलेंगे, फिर भी कुछ पैसे उम्मीद थे कि मिल जाएंगे और कुछ पैसे नहीं मिले, या आपको लग रहा है कि मिलने की संभावना नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ये मान लें कि आपने 10,000 अपने फ्रेंड को दिया और जब पैसे लेने की नौबत आई वापस मांगने की, तो भाई साहब के लक्षण जो है ठीक नहीं दिख रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये इंसान मेरे को 8,000 से ज्यादा नहीं देगा, 2,000 मेरे पैसे डूब गए, कंफर्म नहीं है, उसने अभी तक नहीं कहा है कि वो आपको पैसे नहीं देगा। अकाउंट्स के लैंग्वेज में जब तक सामने वाला ये बात नहीं कहता है कि हम पैसे नहीं देंगे, तब तक हम मानेंगे कि चलो ठीक है, हम प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि अगर वो बोल दिया कि हम पैसे नहीं देंगे, दैट मीन्स वो खुद को इंस्टॉलमेंट बता रहा है। वो कभी ये नहीं बोल सकता कि हम देंगे ही नहीं, वो ये बोल सकता है कि हम कैपेबल नहीं हैं और अब हम आपको पैसे नहीं दे पाएंगे, वो अलग कहानी हो जाएगी, वो इंसॉल्वेंसी की कहानी हो जाएगी, यहाँ उसका रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां पर ये समझना है कि अगर उस इंसान ने हमें पैसे नहीं दिए या हमें लग रहा है कि उससे पैसे मिलने वाले नहीं हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 2,000 का यहाँ अमाउंट होगा, हमें लग रहा है कि वो पैसे डूब रहे हैं, और उसके लिए हम क्या कर देंगे, प्रोविजन क्रिएट कर देंगे। प्रोविजन नॉन लॉस और एक्सपेंसेस के लिए खुद को प्रिपेयर करने का एक तरीका होता है। 11th में कभी बात करेंगे उसके बारे में। खैर अब आप लोग क्यों 12th में आ गए, 11th का भी वीडियो बनाओ तो उसमें बता दूंगा आप लोगों को। फिलहाल ये कंफर्म हो गया कि यार प्रोविजन भी हमारे कैसे काम होता है। इस प्रोविजन को लेकर कैसे कंफ्यूज करेगा ये आगे बात करेंगे, फिलहाल हम आगे देखते हैं। मतलब ये तो क्लियर हो गया ना कि 10% जो हमारी एक तरीके का नुकसान है, एसेट्स का वैल्यू कम कर देगा, ठीक है। Unrecorded assets. There was unrecorded assets of ₹40,000 and unrecorded claim of repair of 4,000. ये एक assets increase करा रहा है, ये एक liability increase करा रहा है। कुल मिला के इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब इन्हें करना कैसे, पहले वो देख लेते हैं। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं यहाँ पर। देखो मार्केट में काफी बुक आ गए हैं, आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। कोई डाउट हो प्लीज कमेंट करके बताओ कि हाँ सर यहाँ डाउट हो रहा है। जो भी डाउट होगा पूरा क्लियर करूंगा आप लोगों को। नंबर तो दिया हुआ है ना, नहीं दिया है फिर भी दे दे रहा हूं। इस पे कॉल करके आराम से आप लोग कोई भी डाउट हो मैसेज करना, प्लीज कॉल नहीं, मैसेज करके आराम से आप लोग पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है मेरा। जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, देखें। फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड बाय 10,000, तो डेप्रिसिएशन है तो पहले नुकसान वाला एक साथ कर लेते हैं। डेप्रिसिएट हो रहा है तो जब भी डेप्रिसिएशन होता है हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करते हैं। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, उसके बाद टू जिस चीज से नुकसान हो रहा है। फर्नीचर डेप्रिशिएट हो रहा है तो टू फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि फर्नीचर का एसेट्स सॉरी वैल्यू कम हो गया, एसेट्स घटता है तो डेबिट जाता है। फर्नीचर मेरा 80,000 है, डेप्रिशिएटेड बाय 10,000 क्लियरली कह देना है, तो यहां पे हमें 10,000 बस लिख देना है, इसमें कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बोलता है कि मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड बाय 10%, तो मशीनरी भी घट रहा है तो टू मशीनरी अकाउंट, कितना 10%, तो मशीनरी 10% है। मशीनरी का वैल्यू कितना है 1,50,000 है, उसका 10% निकालेंगे तो हमारा 15,000 आएगा।
देन हमारा क्या है, लैंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो यहां डेटर नहीं लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, कितना अमाउंट होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का, 10% ऑफ डेटर। तो डेटर हमारा कितना है 60,000 का 10% 6,000। ठीक है, अब और तो कुछ नुकसान नहीं हो रहा ना। अच्छा, एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, इसको अलग से दिखाएंगे हम। 15 + 6 21 + 10 31,000। तो यहां हमारा हो गया 31,000। नरेशन में अभी नहीं लिख रहा, उसमें भी टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, डेट पर्टिकुलर एलएफ ये सब क्लियर है ना, वो फॉर्मेट होता है। एक अलग से एंट्री सी करेंगे अनरिकॉर्डेड क्लेम का। तो अनरिकॉर्डेड क्लेम कितना हमारा 4,000 है ना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम ऑफ रिपेयर। एंड द अमाउंट इज 4,000। तो 4,000 यहां भी और 4,000। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कि फायदा कहां कहां से हो रहा है। फायदा हम देखेंगे, एक तो हमारा लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हुआ और दूसरा क्या हुआ है अनरिकॉर्डेड एसेट्स। तो बस यही दो चीजें। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना एप्रिशिएट हो रहा है लैंड एंड बिल्डिंग 10% से 2,50,000 है। तो यहां आ जाएगा 25,000। नरेशन में भी बस रिलेटिव बात करते हैं। एंड अनरिकॉर्डेड एसेट्स है ना, इसका भी एक अलग एंट्री कर देते हैं। अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड द वैल्यू इज 40,000। अब एक चीज समझो, यहां पर मुझे टोटल फायदा जो हो रहा है वो 25 और 40 का 65,000, और इधर जो नुकसान हो रहा है वो 31 और 4 35,000। सो नेट हम देख सकते हैं कि मेरे को 30,000 का फायदा हो रहा है, और ये पार्टनर्स के बीच बटेगा। ए और बी पार्टनर है, कुछ नहीं दिया हुआ है तो ऑब्वियस है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रॉफिट के बीच। तो जब भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, कुछ नहीं कह रहा है तो कैपिटल लेके चलेंगे। अगर क्वेश्चन कह देता कि फिक्स कैपिटल है तो करंट अकाउंट लेते हैं, बीज कैपिटल अकाउंट। 30,000 तो 15,000 एंड 15,000। सिंपल, इस तरीके से ये बन जाएगा। यहीं पर हम लोग ये देख लेते हैं कि रिवैल्यूएशन, अच्छा रिवैल्यूएशन अकाउंट अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन पे चलो अगले वीडियो में देखते हैं।